नमस्ते नमस्ते भाई और बहनों। कल हमारी क्लास जैसा कि रोज़ अपलोड होती है, थ्योरी की क्लास हिंदी में क्रिया की चल रही थी, लेकिन कल हमारी वो क्लास नहीं हो पाई थी। उसका कारण था मेरी तबीयत, मेरा स्वास्थ्य अच्छा ना होना। कल मेरे सर में ज़्यादा हेडेक होने के कारण कल क्लास नहीं हो पाई थी। आज उसी क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा क्रिया पार्ट 1 हो गया था, जिसमें हम लोगों ने संरचना के आधार पर क्रियाएं 5 प्रकार की होती हैं, उन 5 हेडिंगों को अच्छे से समझ लिया था और उनकी परिभाषा, उनसे संबंधित क्वेश्चन आंसर कैसे पूछे जाते हैं उनको आज हम समझेंगे। आज 15 अगस्त भी है, जिनको हम लोगों ने अपने कॉलेज, अपने संस्थान, अन्य जगहों पर मनाया होगा धूमधाम से। 15 अगस्त सभी को मालूम है कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह हर साल 15 अगस्त को ही मनाया जाता है। उसका कारण ये है कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों से हमारा देश आज़ाद हुआ था। आइए आगे का कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं क्रिया के बारे में। उस दिन हम लोगों ने 5 हेडिंग्स पढ़ी थी। उसमें थी पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, संयुक्त क्रिया और एक 5वीं क्रिया थी जिसका आप लोग नाम बताएंगे। पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? वाक्य में जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया चालू कर देता है तो प्रथम क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो प्रथम क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक का अर्थ क्या होता है? पूर्वकालिक का अर्थ होता है पूर्व प्लस काल प्लस एक। पूर्व मतलब पहले, काल मतलब समय, एक मतलब होना, यानी पहले के समय में होना। किसी कार्य का पहले समय में समाप्त होना क्या कहलाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण: रमेश पढ़कर चला गया। इसमें पढ़कर, खाकर, बोलकर, सुनकर ऐसे शब्द आएंगे। कर या करके ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं जो कि पूर्वकालिक क्रिया की पहचान करने में हमें आसानी होगी। रमेश पढ़कर चला गया यानी रमेश पढ़ा, ये क्रिया थी जो कि समाप्त हो चुकी है। दूसरी उसके बाद चला गया यानी दूसरी क्रिया चालू हो गई। पढ़कर यहाँ हमारा क्या है? पूर्वकालिक क्रिया, इसीलिए पढ़कर के नीचे अंडरलाइन कर दिया गया ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरी क्रिया हमारी होगी, दूसरा उदाहरण हमारा होगा मोहन खाकर खेलने चला गया। यहाँ खाकर क्या है? खाकर यहाँ पूर्वकालिक क्रिया है। जैसा कि यहाँ पर पढ़कर था, ठीक वैसे ही यहाँ पर दूसरा हमारा होगा खाकर, मतलब खाना खाया और उसके बाद खेलने चला गया। एक क्रिया समाप्त हुई, उसके बाद दूसरी क्रिया में लग जाना क्या कहलाता है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। नाम धातु, जो कि हमारी दूसरी हेडिंग होगी। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं या नाम बोधक क्रिया किसे कहते हैं? जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण से बनती हैं उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। लाठी संज्ञा शब्द से बना है। लाठी क्या है? संज्ञा शब्द है। लाठी से अगर इसका हम क्रिया बनाएंगे तो क्या बनेगी? संज्ञा का लाठी शब्द से लठियाना। बात, ये भी एक संज्ञा है, बात का बतियाना। अपना, अपना का क्या होगा? अपनापन। ये क्या है? ये सर्वनाम है। सर्वनाम से बनी हुई क्रिया अपनापन हो गई। दुबला, दुबला व्यक्ति होता है, दुबला आदमी होता है जिसके सामने व्यक्ति लगाकर हम प्रस्तुत कर सकते हैं, वो हमारा विशेषण होता है। दुबला यहाँ क्या है? विशेषण। दुबला होना यह विशेषता बताता है। दुबला होना
नाम धातु क्रिया होगी। ऐसे ही बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जिनका हम नाम धातु में संज्ञा और सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों को उपयोग करके नाम धातु क्रिया बना सकते हैं। दूसरी हेडिंग में समझ में आ गई होगी। अब हम आगे लिखेंगे। ये स्लाइड है इसलिए हम पहले लिख कर लाते हैं ताकि हम लोगों का समय बर्बाद ना हो। तो हेडिंग हम लोगों ने पढ़ ली। तीसरी डालेंगे हेडिंग कृदंत क्रिया। वे क्रियाएं जिनमें ना प्रत्यय नहीं प्रयोग होता है, वे क्रियाएं जिनमें ना प्रत्यय नहीं होता है कृदंत क्रियाएं कहलाती हैं। कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे राम खेलेगा, सोहन जाएगा, मोहन विक्रम के लिए नाश्ता लेगा, खेलेगा, जाएगा, लेगा, आएगा, देखेगा, बताएगा। ऐसी क्रियाएं जिनमें ना प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा वो कौन सी क्रियाएं होंगी? कृदंत क्रियाएं। कृदंत क्रियाएं कहलाएंगी। जो कृदंत क्रियाओं के उदाहरण हैं। संयुक्त क्रिया चौथी हेडिंग हमारी। संयुक्त क्रिया वे क्रियाएं जिसमें एक कार्य को करने के लिए एक से अधिक क्रियाओं का उपयोग किया जाता है। जैसे कोई भी कार्य है, कोई भी एक वाक्य है, एक वाक्य को पूरा करने के लिए एक से अधिक क्रियाओं का जब प्रयोग हम करते हैं, एक से अधिक क्रियाओं का जब हम उपयोग करते हैं तो वह कौन सी क्रिया होती है? संयुक्त क्रिया। जैसे वह मुझे मार डालेगी, सोहन मोहन को लेकर ही जाएगा, वह संस्कृत बोल सकता है। इसमें दो क्रियाएं कैसे प्रयोग हुई? कौन कौन सी? एक तो मारना, दूसरा डालना। वह मुझे मार डालेगी, इसमें दो क्रियाएं हो गई ना। ठीक उसी प्रकार सोहन मोहन को लेकर ही जाएगा, मतलब लेना और जाना, दो क्रियाएं इसमें हो गई। तीसरा इसी प्रकार होगा, वह संस्कृत बोल सकता है, यानी बोलना एक क्रिया हो गई। दूसरा सकता या सकना। जब हम ना प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो सकना होगा, जिसका कृदंत क्रिया में मैंने बताया था ना, खेलेगा, जाएगा, वैसे सकता है, बोलना, ये सब कौन सी क्रियाएं हैं? संयुक्त क्रियाएं। संयुक्त क्रियाएं हैं। अब पांचवी हेडिंग में डालेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। वैसे तो हम लोगों ने पहले ही शुरुआत में प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। प्रेरणार्थक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से करवाता है। फिर भी लिख लेते हैं। इसको वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट ले लेंगे और एक बार दोबारा अच्छे से समझ लेंगे ताकि हम लोगों के अच्छे से समझ में आ जाए। पांचवी हेडिंग डालेंगे। पांचवी हेडिंग हमारी होगी प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से करवाता है। प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। प्रेरणार्थक क्रिया करवाता है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। इसके एग्जाम्पल लिख लेंगे दोबारा। सोहन मोहन से ही काम
करवाएगा। जो भी कार्य है तो वह काम सोहन करता है, यानी खुद ना करके मोहन से ही करवाने की बात कर रहा है। दूसरा लिखेंगे, राम ने सिद्धि को किताब पढ़ने के लिए कहा। अब इसमें क्या है, राम करता है जो स्वयं कार्य ना करके सिद्धि से क्या करवाएगा, किताब पढ़ने का कार्य किसे करवाएगा, सिद्धि से करवाएगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर लिख लेते हैं, शैलेंद्र से काम को स्वयं न करके अरविंद से कराएगा। तीसरे उदाहरण में क्या है, शैलेंद्र काम को स्वयं ना करके अरविंद से करवाएगा। काम, अब यहाँ में ये नहीं सोचने लग जाना है कि काम यहाँ तो लिखा ही नहीं है, कोई भी काम हो सकता है, उठना बैठना, बर्तन धुलना, कपड़ा धुलना, बाजार से सब्जी लाना या कुछ भी करना, वैसे कोई भी कार्य है उसको शैलेंद्र खुद ना करके, लिखा है ना, शैलेंद्र काम को स्वयं ना करके अरविंद से कराएगा। यानी अगर बाजार से सब्जी लानी है तो शैलेंद्र स्वयं ना लाकर अरविंद से लाने की बात कर रहा है। यही हमारा क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। आगे लिखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नोट्स जो जैसा कि हमने कह रखा है ना, नोट्स को अपना स्वयं लिखना है। ये नहीं कि वीडियो देख ली बस पूरा हो जाएगा। जब तक आप स्वयं से नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक समझ में अच्छे से नहीं आएगा। अगर एक बार नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा देखिए। आगे हम लोग जानेंगे संयुक्त क्रिया। अभी इससे मैंने पहले पढ़ा था 5 क्रियाओं के बारे में जो कि संरचना के आधार पर थी, यानी प्रेरणार्थक बोधक, नाम बोधक या नाम धातु, प्रेरणार्थक बोधक, प्रदत्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, और हमारी एक क्रिया थी जो 5 थी टोटल, जिनमें से संयुक्त क्रिया को भी हम पढ़ चुके थे। संयुक्त क्रिया के 11 भेद भी होते हैं, इसको भी लिखा दे ताकि आगे चल के अगर एग्जामिनर पूछे तो ये ना हो कि हमने इस चीज़ को नहीं पढ़ा, इसीलिए इसको भी लिखवाना आवश्यक है। बाकी हैं सब एक एक लाइन की, जिनको आप आसानी से शब्द के ही साथ अर्थ को निकालकर समझ जाएंगे आखिरकार पूछ क्या रहा है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि संयुक्त क्रिया के भेद होते हैं। अब यही हमें नहीं पता होगा तो हम लोग कैसे जान पाएंगे कि यह किस क्रिया के अंतर्गत आता है। तो ये संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आता है। संयुक्त क्रिया के कुल 11 भेद होते हैं। पहला लिखेंगे आरंभ बोधक। आरंभ बोधक यानी शुरुआत, किसी चीज़ की शुरुआत करने का बोध कराएगा, आरंभ का बोध कराएगा। इसमें क्रिया आरंभ का बोध कराएगी। जैसे वर्षा शुरू हो गई, खेल शुरू हो गया, महिला पढ़ने लगी, सोहन खाने लगा, ये सब क्या है, मतलब किसी चीज़ की शुरुआत करना, तो क्या कहलाएगा, हमारा आरंभ बोधक कहलाएगा। दूसरी हेडिंग डालेंगे समाप्ति बोधक क्रिया। समाप्ति बोधक में क्या समझेंगे, समाप्ति बोधक में यानी समाप्त होने का बोध कराएगा, समाप्त बोधिक क्रिया कहलाएगी। जैसे सोहन खा चुका, यहाँ खाना खत्म हो गया ना, इसी वही तो बता रहा है। यहाँ क्या फील हो रहा है, हमें ये महसूस तो कराया जा रहा है कि खा चुका,
नहा चुका, यानी जो कार्य करना था उसे वह करके फ्री हो गया है। समाप्त बोधक क्रिया का यही अर्थ है कि जो भी कार्य चल रहा था उस समाप्त हो चुका है। तीसरी हेडिंग हमारी होगी अनुमति बोधक क्रिया, यानी अनुमति का बोध कराती है। जैसे हम लोग अपने मम्मी पापा से बिना पूछे कहीं नहीं जाते हैं, जब हमें कहीं जाना होता है तो हम लोग उनसे अनुमति लेते हैं ना, ठीक उसी प्रकार ये अनुमति बोधक क्रिया है जो अनुमति का बोध कराएगी। जैसे शैलेंद्र को गाने दो, यह अनुमति ही तो है। जो शैलेंद्र को गाने नहीं दिया जा रहा था लेकिन वह अनुमति उसे मिल गई कि उसे गाने दो, मुझे जाने दो, मतलब इसको किसी ने रोक रखा था। तो यह क्या गुजारिश कर रहा है, इसमें ये सर्वनाम मैं, मेरा, मैं, मुझे, ये सब उसी से तो बने हैं। इसमें कर्ता क्या कह रहा है, मुझे जाने दो। अनुमति बोधक क्रिया कहलाएगी। चौथी हेडिंग हम डालेंगे नित्यता बोधक क्रिया। नित्यता यानी निरंतरता का बोध कराएगी। अगर इन्हीं शब्द का हम अर्थ समझेंगे तो नित्यता यानी निरंतरता, नित्यता, नित्यता का बोध कराती है। ऐसे तो हम परिभाषा लिखने बैठ जाएंगे कि वे क्रियाएं जो निरंतरता का बोध कराती हैं नित्यता बोधक क्रियाएं कहलाती हैं। इतना सारा हम लोग ना लिख के शॉर्ट फॉर्म में वनडे एग्जाम देना है, ना कि बैठ के वहाँ थ्योरी लिखनी है, जिसके लिए हमें इतना बड़ा सब कुछ पढ़ना होगा। और इतनी समझ हम लोगों की विकसित होनी चाहिए या करना चाहिए, ताकि हम लोग शब्द का अर्थ निकाल लेंगे तो काफ़ी हद तक हमारी पकड़ हिंदी में बहुत अच्छी बन जाएगी। नित्यता बोधक क्रिया नित्यता का बोध कराएगी। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, दो एग्जाम्पल लिख देते हैं इसके। जैसे पंखा चल रहा है, वर्षा हो रही है, मतलब जो भी कार्य हो रहा है वो अभी बंद नहीं हुआ है, रुका नहीं है, समाप्त नहीं हुआ है और ना शुरुआत हुई है। मतलब जो कार्य चल रहा है वो भी चल ही रहा है। जो भी कार्य हम कर रहे हों वह समाप्त ना होकर या शुरुआत उसकी ना होकर समाप्त ना हुआ हो, वह हमारा नित्यता बोधक क्रिया का बोध कराएगी और नित्यता बोधक क्रिया कहलाएगी। जैसे पंखा चल रहा है यानी जो भी कार्य था वो भी कार्य जारी है। हवा बह रही है, मोहन खा रहा है, मतलब रहा है, रही है, ये सब क्या है, निरंतरता का बोध कराएंगे। पांचवी हेडिंग डालेंगे आवश्यकता बोधक क्रिया। इसके भी दो एग्जाम्पल लिख लेंगे। इसमें क्या होगा, जरूरत, जरूरत का बोध कराएगी यानी आवश्यकता का बोध कराएगी। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, राम को अपने घर का कार्य करना चाहिए, मतलब उसे अपने घर का कार्य करना चाहिए या उसकी आवश्यकता है। सोहन को पापा के कार्य, खेत के कार्य में
हाथ बटाना चाहिए। हाथ बटाना चाहिए। नित्यता बोधक समझ लिए, आवश्यकता बोधक भी समझ लेते हैं। आवश्यकता का बोध कराएगी, जैसे राम को अपने घर का कार्य करना चाहिए, सोहन को पापा के खेत के कार्य में हाथ बटाना चाहिए, यानी उसकी ज़रूरत है, आवश्यकता है कि वह कार्य करे, अपने घर का, अपने पापा के कार्य में हाथ बटाना चाहिए। आवश्यकता बोधक वही शब्द होते हैं जो कि आवश्यकता का बोध कराते हैं। अगली हेडिंग लिखेंगे छठी, छह हेडिंग हम लोगों ने पूरी कर ली थी। सातवीं हेडिंग डालेंगे निश्चय बोधक क्रिया। निश्चितता का बोध कराएगी। मोहन ने कहा कि अब सोहन पीटेगा। सोहन को पीटना तय है या निश्चित है, यही तो दर्शा रहा है। अगला जो लिखेंगे एग्जाम्पल, हरीश ने सुरेश से कहा कि अब दिखाऊंगा, मतलब ताकत दिखाएगा या अपनी पावर दिखाएगा। ये सब इस चीज़ की ओर इशारा कर रहे हैं, निश्चय को, मतलब कहा है तो करेगा। कहना और उस चीज़ को करना, ये निश्चितता का बोध कराता है। इच्छा बोधक क्रिया इच्छा का बोध कराती है, जैसे राम को खेलने का मन है। राम क्या चाहता है कि वह खेले, घूमे। मोहन क्या चाहता है, सोहन क्या चाहता है कि वह घूमे। चाहना, इच्छा, ये सब किसका बोध कराएंगे, इच्छा बोधक क्रिया का बोध कराएंगे। अभ्यास बोधक क्रिया अभ्यास का बोध कराती हैं, जैसे वह काम पूरा किया करता है, जैसे वह पूरा काम को पूरा किया करता है, वह खेलने जाया करता है, वह मुनाफा कमाया करता है। ये सब अभ्यास हैं, अभ्यास के उदाहरण हैं, जिससे कंटिन्यूअसली को हम बनाए रखते हैं, हमारे अभ्यास बोधक के अंतर्गत आते हैं। अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे 11वीं 9वीं 10वीं हेडिंग डालेंगे हम लोग। 9 हम लोगों ने कर लिए, 10वीं हेडिंग डालेंगे शक्ति बोधक क्रिया। शक्ति का बोध कराएंगे। शक्ति का बोध कराएंगे। इसमें एग्जाम्पल हम लोग लिख लेंगे। सोहन दीवार को तोड़ सकता है। यहाँ क्या है, सोहन दीवार को तोड़ सकता है, ये इसकी शक्ति का बोध करा रहा है। सोहन की शक्ति का बोध कौन करा रहा है कि दीवार को वो तोड़ लेगा, या उसकी शक्ति का बोध कराया जा रहा है। राम दौड़कर लखनऊ पहुंच सकता है। अब इसमें दौड़कर लखनऊ पहुंचना, अब इसमें राम का क्या बोध कराया जा रहा है, राम को यह बताया जा रहा है कि राम दौड़ सकता है लखनऊ तक। ये हमारे राम की शक्ति के बारे में बता रहा है कि राम जो है दौड़ते दौड़ते लखनऊ पहुंच सकता है, यह उसकी शक्ति है, पावर है। सोहन दीवार तोड़ सकता है, यह भी उसकी, सोहन की क्या है, शक्ति है, पावर है। अगला लिखेंगे पुनरुक्ति बोधक क्रिया। 11वीं हेडिंग लोग डालेंगे पुनरुक्ति बोधक क्रिया। अब इसमें क्या होगा, एक ही ध्वनि को
बार बार कहना क्या कहलाएगा? पुनरुक्ति बोधक। एक ही ध्वनि को, एक ही जैसी ध्वनि को, एक ही जैसी मिलती जुलती ध्वनि का बोध कराता। बोध कराना क्या कहलाएगा? पुनरुक्ति बोधक क्रिया कहलाएगी। इसका उदाहरण हम लोग लिखेंगे, जैसे राम खाना वाना खाया करता है। सोहन के लिए चाय वाय लाओ। मिल रहे हैं ना एक ही जैसे ध्वनि के, जैसे चाय वाय, खाना वाना, आना जाना, मतलब किसी सभी शब्द को उसे अगली ध्वनि सही भाषा में ना बोलना क्या कहलाएगा? पुनरुक्ति बोधक क्रिया। एक ही जैसी मिलती जुलती ध्वनि आएगी, जैसे चाय वाय, खाना वाना, आना जाना, ये सब क्या है? मिलती जुलती ध्वनियाँ हैं। जिससे हमें क्या ज्ञात होगा कि एक ही जैसी मिलती जुलती ध्वनियों को पुनरुक्ति बोधक क्रिया कहते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किन किन शब्दों से मिलकर बनती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। फिर आज हम लोगों ने पढ़ा संरचना। संरचना में 5 क्रियाएं होती हैं, इसको हम लोगों ने परिभाषा और उदाहरण सहित पढ़ा। फिर संरचना में एक संयुक्त क्रिया होती है। संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं, उनको हम लोगों ने 11 स्टेप बाय स्टेप सीरियल से उनको पढ़ा, उनके बारे में जाना, उनके उदाहरण के बारे में जाना। अब हमारा आगे क्या रहेगा? संरचना एवं प्रयोग। प्रयोग में 3 क्रियाएं होती हैं जो कि बढ़ जाती है, जैसे सहायक क्रिया एक होती है, ऐसे ही तो 11 क्रियाओं के बारे में जैसा कि हम लोगों ने संयुक्त क्रिया के भेद 11 के बारे में पढ़ लिया था। फिर अगली हेडिंग डालेंगे संरचना एवं प्रयोग के आधार पर। ये हमारे 8 होते हैं। कौन कौन से? पूर्वकालिक क्रिया, नामबोधक क्रिया, कृदंत क्रिया, प्रणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया। इन 5 क्रियाओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अभी हम लोगों ने पढ़ा था संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं जो कि पढ़ के आए हैं। छठी क्रिया सहायक क्रिया, 7वीं सामान्य क्रिया, 8वीं सजातीय क्रिया। अब 5 के बारे में जो हम पढ़ चुके हैं उनको नहीं पढ़ेंगे, छठा लिखेंगे सहायक क्रिया से। छठी हेडिंग हम लोग डालेंगे सहायक क्रिया। छठी हेडिंग हम लोग लिखेंगे सहायक क्रिया। सहायक क्रिया वह क्रियाएं होती हैं जो मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं। जैसे राम खाता है, राम खाता है में ता है क्या है? सहायक क्रिया, और क्रिया को पूरी करने में मदद करता है। ठीक इसी प्रकार लिखेंगे सोहन जा रहा था, मतलब रहा था, इसमें क्या है? सोहन जा रहा था। रहा था में रहा था, इसके नीचे हमने अंडरलाइन किया है, ये हमारी सहायक क्रिया है। जैसे ता है हमारी सहायक क्रिया है, ठीक उसी प्रकार रहा था या भी क्रिया को पूर्ण करने का काम करती है, मुख्य क्रिया की सहायता करती है। उसे समय का ज्ञात कराती है, ऐसा भी बोल सकते हैं। सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। सामान्य क्रिया,
सामान्य क्रिया ऐसी क्रियाएं जिनके लिए केवल एक क्रियापद का इस्तेमाल होता है, सामान्य क्रियाएं कहलाती है। जैसे राम जाता है, मोहन खाता है, सोहन आता है, बबलू सोता है, आराधना आती है, सोहन खेलता है। इन सबके लिए क्या हो रहा है, एक क्रियापद का इस्तेमाल हो रहा है। इसी प्रकार 8वीं हेडिंग डालेंगे, जो हमारा 8वां है, सजातीय क्रिया। जब एक क्रियापद को दो रूपों में लिखा जाता है या दो रूपों में व्यक्त किया जाता है तो उन्हें हम सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे महाराणा प्रताप ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। लड़ना को दो रूपों में लिखा गया है, एक तो लड़ाई और दूसरा लड़ी। ठीक इसी प्रकार शैलेंद्र ने बहुत चढ़ाइयाँ चढ़ी। चढ़ना को दो रूपों में लिखा गया है, चढ़ाई चढ़ी लिखा गया है ना दो रूपों में, चढ़ाइयाँ चढ़ी। और कुछ हमारी अन्य क्रियाएं होती हैं जिनको मोरली जान लेते हैं, बस बहुत रहेगा। जैसे यौगिक क्रिया किसे कहते हैं, जिन मूल शब्दों में ना प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है, आना वाना इन सब प्रत्यय का प्रयोग होता है, उन्हें हम यौगिक क्रिया कहते हैं। गुण क्रिया हम उन्हें कहते हैं जिसमें ना प्रत्यय प्रयोग होता है। जैसे चलना, आना, जाना, खाना, रहना, मतलब ना शब्द का प्रयोग होगा, वे क्रियाएं उन्हें हम रूढ़ क्रिया कहेंगे। अनुकरणात्मक क्रिया हम उन्हें कहते हैं जिसमें किसी चीज़ को दोहराया जाता है। जैसे भिनभिनाना, गुनगुनाना, बड़बड़ाना, ये सब क्या है, अनुकरणात्मक क्रिया हैं। क्रिया चैप्टर हमारा आज यहीं समाप्त होता है। एक बार पूरा ओवरव्यू हम लोग जान लेते हैं। क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया वे शब्द होते हैं जिनसे किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है, वे क्रियाएं कहलाती हैं। क्रिया मूल शब्दों से बनी होती हैं। मूल शब्द जैसे पठ में ना प्रत्यय जोड़ने पर क्रियापद का निर्माण होता है। इसी प्रकार हम लोगों ने जाना मूल, फिर धातु, शब्द, फिर मूल धातु, फिर प्रथम प्रणवार्थक, फिर द्वितीय प्रणवार्थक। यानी जैसे पठ शब्द हमने लिखा, मूल शब्द पठ है। अगर इसमें मूल धातु शब्द या शब्दांश जैसे जोड़ना कहते हैं हम लोग, तो इसमें ना प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगी, हमारा पढ़ना। प्रथम प्रणवार्थक में आना शब्द लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पढ़ाना। द्वितीय प्रथम प्रणवार्थक में क्या लगाएंगे, वाना, तो क्या हमारा पढ़ना का हो जाएगा, पढ़वाना। ऐसे ही हम लोगों ने पढ़ा, प्रथम प्रणवार्थक, द्वितीय प्रणवार्थक के बारे में जाना। फिर कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, अकर्मक, सकर्मक। अकर्मक जिसमें आप प्लस कर्म यानी जो कर्म रहित होता है, कर्म के बिना होता है, उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक जिसमें कर्म सहित होता है, मतलब कर्म की उपेक्षा की जाती है, उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। फिर हम लोग जानते हैं सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं, एकर्मक क्रिया फिर द्विकर्मक क्रिया। मतलब जिसमें एक कर्म पाया जाएगा वह एक कर्म एकर्मक क्रिया कहलाएगी, जिसमें 2 कर्म पाए जाएंगे द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। फिर हम लोग जानेंगे संरचना के आधार पर 5 भेद होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। पूर्वकालिक, नाम धातु, प्रथम प्रणवार्थक, कृदंत, सजातीय क्रिया, संयुक्त क्रिया। इन 5 के बारे में हम लोगों ने जाना। फिर 3 क्रियाएं जो हमारी रह गई थी, सहायक क्रिया, सामान्य क्रिया और सजातीय क्रिया। इनके बारे में हम लोगों ने इसकी परिभाषा समझी और उनके उदाहरण कुछ 1-1, 2-2 लिखे। बहुत सारे उदाहरण हम लोग अपने आप से बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो हम लिखवाएं उन्हीं को लिखना है। आप लोग अपने मन से सोच के लिखिए। यहाँ पर जैसे सोहन जा रहा है, था मतलब था, रहा था, खाता था, जाएगा, मतलब जो मुख्य सहायक क्रियाएं होंगी उनको हम लोग लिखेंगे सेंटेंस के रूप में, उदाहरण के रूप में, तो हमारे समझ में और अच्छे से आएगा। क्रिया चैप्टर यही समाप्त करते हैं।
कल है संडे, कल छुट्टी रहेगी, परसों कल वीडियो नहीं आएगी, सोमवार से सैटरडे फिर हमारा कंटिन्यूअस में रहेगा। थ्योरी क्लास है, अगर हम इस थ्योरी क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक अच्छे से पढ़ लेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, जिसका कोई भी चार्ज नहीं है। बाकी कैसे है, क्या है, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अपने विचार और परामर्श जो भी है हम लोगों के लिए, बड़े भाई बहन या छोटा हमसे कोई देख रहा है तो कोई भी विचार उसका है जो हम तक आपको लगता है पहुंचाना चाहिए, जिससे सुधार और अच्छा करा जा सकता है, तो उस चीज़ का हम प्रयास बिल्कुल करेंगे। अगर समझ में आ रहा है, आप लोगों को हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, तो उसके लिए जो आप लोग जानते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए और अपने साथी दोस्तों को भी भेजिए, ताकि हम इसी प्रकार से और निरंतर प्रयास करके और अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, बाय बाय, फिर मिलते हैं सोमवार को। नमस्ते।